लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तोों, राहुल गांधी के चुनाव चोरी, वोट चोरी कहने वाले आरोप पर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग और बीजेपी पहले ही घिरे हुए हैं और अब जिस तरीके से विपक्ष खुलकर राहुल गांधी का साथ दे रहा है और चुनाव आयोग की कथित बेईमानी पर अपने अनुभव भी बता रहा है, उससे बीजेपी की घेराबंदी और कसती जा रही है। बीजेपी पर चुनाव चोरी के आरोप उंगलियों में चिपके उस च्युइंगम की तरह हो गए हैं। जी हां, च्युइंगम आप लोग खाए होंगे जरूर कभी ना कभी। जिसको पसंद होगा वो ज्यादा खाए होंगे और जिसको कम वो कम खाए होंगे, लेकिन च्युइंगम एक बार तो जरूर खाए होंगे। च्युइंगम आप खाते हैं, अगर मुंह से सीधे फेंक दें तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह से अगर हाथ में लेते हैं और फिर उसको फेंकने की कोशिश करते हैं तो आप बताइए क्या होता है। होता यही है कि एक उंगली से दूसरी उंगली पर च्युइंगम चिपक जाता है। मतलब साफ दिख रहा है कि जब तक साबुन पानी लगा के हाथ को धोया न जाए, उंगलियों को धोया न जाए, तब तक वो च्युइंगम जो है इधर से उधर इधर होता रहता है। और इसी ढंग से बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भी चिपक गए हैं और इस चिपचिप में बीजेपी सत्ता से भी उखड़ सकती है। जी हां, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इस चिपचिप में बीजेपी सत्ता से भी उखड़ सकती है। वैसे भी राहुल गांधी ने 7 तारीख के खुलासे में बताया है, 7 तारीख, जी हां, 1 तारीख को घोषणा की राहुल गांधी ने कि मैं एटम बम फोड़ने वाला हूं और 7 तारीख को राहुल गांधी ने, ये जो विजुअल देख रहे हैं आप, इसी विजुअल में, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो खुलासा कर दिया था ठीक 7वें दिन। और इस खुलासे में बताया है कि मोदी ने सिर्फ 25 सीटें मैनेज की। 25 सीटें मोदी को मैनेज करनी थी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होने के लिए तीसरी बार, और मोदी ने उसको मैनेज कर ली, तब जाकर पीएम बन गए वो। उससे पहले एसआईआर को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि अभी मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण किया जा रहा है, जी हां, यही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, शुद्धिकरण जो किया जा रहा है एसआईआर को लेकर, एसआईआर के जरिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो हो रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पहले जो भी चुनाव हुए हैं उसमें फर्जी वोट पड़े हैं? इस हिसाब से तो न पीएम की कुर्सी मोदी के पास बचेगी, न सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास बचेगी। बिहार के साथ साथ अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बाकी राज्यों में भी सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कम मार्जिन से क्यों हारे, या शुरुआती राउंड में बढ़त के बाद एकदम से नतीजे उल्टे क्यों आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर अब राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी वोट चोरी पर सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने उपचुनावों का जिक्र करके कहा है कि वोट कैसे फर्जी तरीके से डाले गए ताकि बीजेपी जीते। इस बारे में अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उसकी एक बानगी आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए जरा अखिलेश यादव की कहानी। चोरी का मामला उठाया है, चोरी का मामला बिहार में चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो, और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6 वोट डाल करके आ रहे। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी, तो सुन रहे थे यहां आप अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने इसे साफ तौर पर वोट चोरी से बढ़कर डकैती और अपहरण बताया है। साफ साफ आपने सुन लिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनावों में तो डकैती हुई है, अपहरण हुआ है, यानी दाल में बहुत कुछ काला है। यह देश देख रहा है और यह बात यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं।
मोदी सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के कई उपाय कर रही है, लेकिन उसमें भी सरकार फंस रही है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की उपलब्धि को निजी बताकर वाहवाही लूटने की पोल भी खुल चुकी है। आज ही एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया है कि 90 घंटे तक चली लड़ाई में पाकिस्तान के 6 विमान भारतीय सेना ने मार गिराए। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजानी चाहिए, बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए कि 90 घंटे तक चली लड़ाई में पाकिस्तान के 6 विमान भारतीय सेना ने मार गिराए। इसके बाद पाकिस्तान ने बातचीत की अपील की, जिसके बाद युद्ध विराम हुआ। लेकिन अब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। सवाल यह कि जब सेना को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली तो रक्षा मंत्री ने संसद में इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? जब चर्चा चल रही थी, क्यों नहीं कहा कि हमने 6 विमान गिरा दिए पाकिस्तान के? क्यों पाकिस्तान के जहाज गिराते ही देश को इस बारे में नहीं बताया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि जब पाकिस्तान झुक रहा था, उसके जेट फाइटर यानी उसके विमान उसको हम मार गिरा रहे थे, तो फिर युद्ध विराम क्यों किया गया? आखिर कुछ तो गड़बड़ है जिसे सरकार छिपा रही है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे सवाल भी मोदी सरकार को फंसा रहे हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर एक बार में सारी जानकारी आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं दी जाती है। आप जानते हैं कि इस मसले पर विपक्ष मोदी सरकार को संसद में बुरी तरह घेर चुका है। मोदी सरकार पर विपक्ष की घेराबंदी जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें अब सरकार कैसे बचेगी यह देखना होगा। इधर राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग की पोल खोली है, तब से बीजेपी के तमाम नेता आखिर क्यों राहुल गांधी पर ही हमलावर हो गए हैं, और वो भी बीजेपी के तमाम नेता। राहुल गांधी तो पोल खोल रहे हैं चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए बीजेपी क्यों ढाल बनकर खड़ी हो जा रही है? आखिर क्यों नहीं चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी? इस विषय में शिवसेना नेता और एमएलए यानी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हम विपक्ष जो है पहले से ही ये कहते आए हैं, हम लोग कहते आए हैं कि न केवल हारने पर बल्कि लोकसभा में जो हमारा प्रदर्शन रहा उसके बाद भी हमने कहा कि देश भर में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। चुनाव आयोग भाजपा के दफ्तर से ही चलता है। राहुल गांधी ने हवा में बातें नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने वोटों की चोरी को पकड़ा है। आइए जरा सुन लीजिए आदित्य ठाकरे को, सुनिए जरा। देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने वोट शुरू करने पर बात कही, अब शरद पवार ने भी वही बयान दिया कि बिल्कुल हम ये पहले से ही कहते आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, और ये हम सिर्फ हारने के बाद नहीं तो लोकसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा उसके बाद भी हमने कहा है कि देश भर में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, भाजपा के दफ्तर से चलता है। राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है वो सिर्फ हवा में बात नहीं कही है, वोट की चोरी को पकड़ा है। तो एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-5 दफा वोटिंग की है, 5 जगह अलग अलग वोटिंग की है, फोटो सेम है, नाम सेम है, लेकिन आज इधर तो कल उधर ऐसी वोटिंग की है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनौती देने से बदले एक काम करें कि चलो डिबेट करते हैं राहुल गांधी जी से। पूरा चुनाव आयोग आए, राहुल गांधी जी अकेले खड़े रहेंगे और डिबेट करेंगे। जो हम बता रहे हैं वो सही है गलत ये तो पता है, क्योंकि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उन्हीं के वेबसाइट से मिली है। तो क्या उनका वेबसाइट गलत है, रिकॉर्ड गलत है? आज जो हम 2025 में है, एआई के दिनों में इनको सीसीटीवी फुटेज ये करना है, नष्ट करना है, तो कैसी बात चल रही है? हमारा देश और हमारे देश की संविधान और हमारे देश की लोकतंत्र खतरे में है। ना सिर्फ देश के लोग जानते हैं लेकिन दुनिया भर अभी जानने लगे हैं। बावन से कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हमने उत्तम। तो सुन रहे थे आप यहां आदित्य ठाकरे को। आप देखिए, कह रहे हैं कि पूरा चुनाव आयोग आ जाए और राहुल गांधी से डिबेट करे। एक तरफ चुनाव आयोग और दूसरी तरफ राहुल गांधी, डिबेट कीजिए। ये एक कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस कोई कांग्रेस का नेता नहीं दिखा रहा है, बल्कि इंडिया दल का जो समर्थक है, इंडिया दल का नेता बोल रहा है, इंडिया गठबंधन का नेता बोल रहा है, और नाम है आदित्य ठाकरे, जो यूबीटी शिवसेना यूबीटी ग्रुप का है, गुट का है। वो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि एक कॉन्फिडेंस विपक्षी दलों में जो बढ़ा है वो राहुल गांधी के इस काम की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस कॉन्फिडेंस को आगे और बढ़ाना और दिखाना मैं चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। इधर राहुल गांधी की बात का समर्थन शरद पवार ने भी किया है दोस्तों।
और अगर सीधे शब्दों में कहें तो वोट चोरी के खुलासे के बाद शरद पवार ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे दूसरा एटम बम कह सकते हैं। एक एटम बम तो राहुल गांधी ने फोड़ दिया, लेकिन दूसरा एटम बम फोड़ा है शरद पवार ने। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें एक शख्स ने 288 में से 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी। एनसीपी एसपी ग्रुप जो शरद पवार गुट है, उसके प्रमुख शरद पवार ने क्या कुछ कहा है आपके सामने रख रहा हूं खोलकर। शरद पवार कह रहे हैं कि मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग दिल्ली से मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र की 288 में से हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। मैं हैरान था। सच कहूं तो मुझे चुनाव आयोग पर कोई शक नहीं था। इसके बाद मैंने उन लोगों और राहुल गांधी के साथ एक बैठक तय की। वे जो कुछ भी कहना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा, लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमारा रास्ता नहीं है, ये हमारा रास्ता नहीं है। ये बात यहां शरद पवार कह रहे हैं कि राहुल गांधी और मेरी मीटिंग हुई इन 2 शख्स के साथ जो दिल्ली से आए थे और कह रहे थे कि गारंटी देते हैं आपको कि 288 जो कुल विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 160 सीट हम आपको जिता के ले आएंगे। लेकिन हम लोग उस राह पे नहीं गए। ये एक दूसरा बहुत बड़ा बम है दोस्तों, बहुत बड़ा बम। जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनके समर्थन में शरद पवार ने एक बड़ा बम यहां पर फोड़ दिया है। इसके बाद शरद पवार कहते हैं कि मैं अपने पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो पोल खोल किया है, जो विस्फोट किया है, जो खुलासा किया है, जो पर्दाफाश किया है, उसको गांव गांव गली गली पहुंचाएं। और अब इसकी तैयारियां चल रही हैं। 11 तारीख यानी परसों जबरदस्त हंगामा होना है, सोमवार को आप देखिएगा। उसके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं, थोड़ी जानकारी और देंगे हम। लेकिन क्या इन सब से झटका लगा है बीजेपी को? क्या इन सब से चुनाव आयोग झटके में है? राहुल गांधी का साथ इंडिया गठबंधन के नेता अब खुलकर दे रहे हैं। इसके क्या मायने देखे जाएं? कहां फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी? कहां फंसी हुई है नरेंद्र मोदी की नब्ज? दबी हुई है कह सकते हैं, या फंसी हुई उनकी डोर? जरा समझने की कोशिश करते हैं। पतंग की डोर किसी और के पास होती है। पतंग उड़ाए होंगे आप लोगों में से कई लोग बचपन में, नहीं तो अभी कई लोगों को उसका शौक भी होता है। पतंग की डोर आपके पास होती है। वो डोर जितना खींचोगे उतना पतंग ऊपर जाती, जितना ढील आप देंगे उतना पतंग जो है हवा में लहराती है। ये डोर आखिर किसके पास है? क्या अब वो डोर इंडिया गठबंधन के पास है? पीएम की कुर्सी की डोर? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आप सभी को स्वागत है और इस्तेकबाल आप सबका, और सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबको भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक प्रेम भाईचारे का जो त्योहार है ये बना रहे, सिर्फ भाई बहनों का नहीं बल्कि एक दूसरे की रक्षा करने का त्योहार, और बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है हमारे देश में। यह किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ताकि हम एक दूसरे की रक्षा कर पाए। क्या कर रहे हैं? या सिर्फ डोर खींच रहे हैं, मांझे से काट रहे हैं? प्रशांत टंडन जी। जी देखिए, आज के जो डेवलपमेंट्स हैं, 2 डेवलपमेंट हैं आज, 2-3 डेवलपमेंट हैं। एक तो राहुल गांधी का जो खुलासा हुआ है बेंगलोर में, उसको लेकर खबरें हैं। शरद पवार ने जो आपने चर्चा की उसके बारे में खबरें हैं। और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का जो दावा है, जो उन्होंने रहस्य उद्घाटन किए हैं, उस पर मैं सेकेंड राउंड पर अपनी बात रखूंगा जी। आज शरद पवार ने जो किया है और जो मीडिया में रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, और ध्यान दीजिए कि मोदी मीडिया बहुत कोशिश कर रहा है उन जगहों पे जाने की जो राहुल गांधी ने एड्रेस दिए कि इस एड्रेस में 80 लोग रहते थे। वो एक कमरे का मकान मिल रहा वहाँ पे, एक कमरे के मकान में कोई एक व्यक्ति रह रहा है, और वो बहुत छोटा सा मकान है, वहाँ 3 लोग भी नहीं रह सकते जहाँ 80 लोग बताए जा रहे हैं।
तो इस तरीके के तमाम सारी खबरें, वीडियोस आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग वोट कर रहे थे, कैसे जो राहुल गांधी के दावे हैं वो अब उसकी जब पड़ताल हो रही है तो वो सब सच दिखाई दे रहे हैं। वो हवा में मतलब राहुल गांधी की दावे की पुष्टि कर रहे हैं ये तमाम रिपोर्ट्स। जी, तो अब जब लोग कैमरा लेके उन पतों पे जा रहे हैं तब वो मालूम पड़ रहा है कि जो राहुल गांधी ने एड्रेस बताया वो सही है। ये बात भी सही है कि वहां पे एक ही व्यक्ति रह सकता है, छोटा सा कमरा है। इस तरीके की तमाम रिपोर्ट्स अब मीडिया में आ रही हैं। तो यानी अब जो राहुल गांधी ने किया है, जो दावा किया कि उन्होंने 6 महीना रिसर्च की है, उसका कैमरे के सामने, मीडिया के सामने पुष्टि हो रही है। और ये इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। और आपके पास सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास एक गोदी मीडिया है, आप जो भी विमर्श चलाओगे, लेकिन जनता के दिमाग में ये बात धीमे धीमे अब बैठ रही है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की है। और जो शरद पवार का खुलासा है, उन्होंने नागपुर में कहा कि उनके पास कोई व्यक्ति मिला, कोई 2 लोग मिले जिन्होंने कहा कि 160 सीटें दिला देंगे। उन्होंने राहुल गांधी से उनकी मुलाकात करवाई। राहुल गांधी और शरद पवार दोनों ने कहा कि हमारा रास्ता नहीं है, हम इस तरीके से चुनाव नहीं जीतेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का की सीख क्या है, क्या संकेत है? संकेत ये कि इलेक्शन मैनेज हो सकता है और इतने बड़े पैमाने पर मैनेज हो सकता है कि कोई पार्टी सरकार आ जाए। ये कौन 2 लोग थे, अब इसकी जांच होगी और सामने बातें आएंगी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इलेक्शन मैनेज हो सकता है। अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से तमाम खबरें आ रही हैं। यानी ये लग रहा है कि ये कई साल से ये गोरख धंधा चल रहा था। इलेक्शन कमीशन, देखिए, जो वोटर लिस्ट होती है उसमें थोड़ी बहुत दाल में नमक के बराबर तो गड़बड़ियां होती हैं। करोड़ों लोगों का देश है, लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं करता है। वो कोई इंडस्ट्रियल स्केल पर नहीं होता है, वो बड़े पैमाने पर नहीं होता है, वो कोई बहुत योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है। जो राहुल गांधी ने बताया है, जो अब बातें सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि इलेक्टोरल रोल बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं जी, चुनाव जितवाने के लिए। अदृश्य वोटर आते हैं, वोट डालते हैं, गायब हो जाते हैं। एक कमरे के मकान में 80 लोगों के एड्रेस मिलते हैं। तो ये सब बातें दिखा रही हैं कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। और इतनी गंभीर बात, और उससे भी दूसरी बात और गंभीर है कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कट गए जी, वोट देने का अधिकार खत्म हो गया। और इन सब पे अगर संवैधानिक संस्थाओं की नींद नहीं उड़ती है, सुप्रीम कोर्ट सुझाव देता है केवल, तो और भी चिंता की बात है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हो। तो होना यह है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां, जैसे आपने कहा कि एक होके आ रही सामने, आवाज उठ रही, उनके पास अपने मीडिया है, और एक इंडिपेंडेंट मीडिया है हमारे जैसा, जो हम लोग अपनी बात पहुंचाते हैं। जनता के बीच में ये बात जाएगी। ये देश को नॉर्थ कोरिया नहीं बनाया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया और भारत में यही अंतर है कि भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है। भारत में एक सशक्त पॉलिटिकल अपोजिशन है, एक मजबूत सिविल सोसाइटी है। तो इतनी चीजें अभी बची हैं, भले ही आज संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो अभी शिथिल पड़ गई हैं, लेकिन ये मजबूत है, इसलिए हाईटेक करना मुश्किल है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी देख सकते हैं प्रशांत जी, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, या 2020 वाला बिहार का चुनाव हो, 10 से 20 हजार के अंतर में सरकारें बनी हैं। कुल वोटों में 10 से 20 हजार मात्र, और उसमें चाहे मध्य प्रदेश 17 हजार के लगभग, 12 हजार बिहार में, ऐसे ही 12-15 हजार इधर हरियाणा में,
मात्र इस अंतर से सरकारें बनी हैं, जबकि आपने पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आप जनता के एक बड़े वर्ग को अपने वोट बैंक में आप तब्दील नहीं करवा पाए, नहीं कर पाए। ये बड़ा फर्क है यहां पे। और जो आप बात कर रहे हैं उसमें दम इसलिए है क्योंकि देश की जनता इस देश के लोकतंत्र के साथ जिंदा है, या लोकतंत्र को अपने साथ साथ अपने सांसों में लेकर चलती है इस देश की जनता, इसलिए ये सब कुछ है। हमारे साथ नेहा शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं शरद पवार का बयान? बहुत मायने रखता है। मैं कह रहा हूं कि दूसरा एटम बम है। पहला राहुल गांधी ने उस दिन फोड़ दिया 7 तारीख को, दूसरा शरद पवार कह रहे हैं कि 288 में से 160 सीटें जिताने का दावा करके कि 160 सीटें विधानसभा में आपकी झोली में, आइए डील कर लेते हैं। उसके बाद ये दिल्ली से 2 लोग आते हैं और अभी बता रहे थे प्रशांत जी कि नागपुर में इसका खुलासा किया है। शरद पवार बुजुर्ग नेता, इतना लंबा करियर पॉलिटिक्स में, और वो अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें दम है। और साथ साथ अपने साथ राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने दूसरी मीटिंग करवाई राहुल गांधी के साथ, फिर हम दोनों ने तय किया कि नहीं, इस राह पे नहीं जाना है, और हम लोग इस राह पे नहीं गए, लेकिन 160 से ज्यादा सीटें उधर आ गई। मायने तो रखता है, 150 से ऊपर सीटें, इधर नहीं तो उधर, डील पक्की। प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, बहुत लंबे समय से लोग कह रहे थे कि साहब ईवीएम में हैकिंग हो रही है, लेकिन इधर तो पूरा चुनाव आयोग ही हैक हो गया है। सारा खेल चुनाव आयोग के जरिए चल रहा था, ईवीएम का तो छोड़ दीजिए। और अब जो चीजें बेपर्दा हुई हैं उसमें अब कोई इफवट नहीं बचा है। और चुनाव आयोग जिस बेशर्मी के साथ खामोश बैठा है, वो केवल एक बयान जारी करता है कि राहुल गांधी की बात भ्रामक है, वो शपथ पत्र भरे। इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग समझ गया है कि चोर पकड़ा गया है, चोरी पकड़ी गई है, और अब कोई भागने का उपाय नहीं है। बेहतर तो यह होता कि आप में थोड़ी सी अगर नैतिकता होती तो आप कहते कि भाई हम रिजाइन कर रहे हैं और इसकी जांच कराई जाए, लेकिन आप में कोई नैतिकता नहीं है। और आप अभी भी इस सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, जो अवैध वोटों के जरिए, जिन्हें बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर आप भी देख रहे थे कि कहां है, लेकिन आप उस मकान तक नहीं पहुंच पाए जहां 80-80 साइलेंट वोटर थे। ये राजीव जी, ये आपकी कमी रही कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां एक पते पर 80 लोग, एक पते पर 78 लोग और 98 वर्ष के लोग फर्स्ट टाइम वोटर, ये आपकी नाकामी रही। लेकिन अब चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि असली खेल क्या चल रहा है। पत्रकारों का तो काम होता है कि सच को सच कहना, सच देखना, सच दिखाना, लेकिन जहां चोरी हो रही हो, और चोरी करवा कौन रहा है? जिसके हाथ में आपने चाबी दे रखी है। साहब, लोकतंत्र की चाबी तो चुनाव आयोग के हाथ में, और वही ताला खोल के चोरी करवा रहा। तो सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी? लेकिन इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि ये जो सरकार किसानों का, मजदूरों का शोषण कर रही है, क्या इसी के लिए इसने वोट चोरी करवाई? क्या ओबीसी और एससी का एनएफएस किया जा रहा है, इसके लिए सरकार वोट चोरी करके आई है? महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की फप्तियां कसी जा रही हैं, क्या इसके लिए ये सरकार आई है? सीधा संरक्षण मिला हुआ है लोगों को। और जो विपक्ष के लोग हैं, जो नागरिक समाज है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो आपके और हमारे जैसे पत्रकार लोग हैं,
वो अगर कुछ बोल देते हैं, सच कह देते हैं, तो उन पर पाबंदी है। उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है कि साहब हम इसको बोले कि ना बोले। जी, हलफनामा इधर भी देना पड़ेगा। आलम तो यह है, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि चुनाव आयोग ने अब तक कोई एफआईआर नहीं कराई है राहुल गांधी पर। इसलिए राहुल गांधी ने आज बोला भी कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ कुछ बोल दें, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं चोरी पकड़ चुका हूं। और अब राहुल गांधी पर अटैक करने का मतलब है कि राहुल गांधी को और ज्यादा मजबूत करना। देखिए, राहुल गांधी वैसे भी इस देश में जननायक कहे जा रहे थे, न्याय योद्धा कहे जा रहे थे। कल से तो राहुल गांधी को लोकतंत्र का असली योद्धा कहा जाने लगा। एक वो गांधी जिसने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए इस देश का लोकतंत्र हासिल किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त करके इस देश को नागरिकों का और लोगों का यह देश बनाया। लेकिन ये जो सरकार 10-11 साल से चल रही थी और जो खेल रच रही थी, ये सरकार किसके हाथ में आ गई थी? A1 और A2 के हाथ में, हम दो हमारे दो के हाथ में। और ये जो हम दो हमारे दो थे, क्या कर रहे थे? सारे मिडिल क्लास को इन्होंने उजाड़ दिया। आज जो वेतन आयोग वाले लोग हैं ना, सोचते हैं कि अब अगला वेतन आयोग मिलेगा तो 2-4 हजार रुपया बढ़ जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ गई है। उन्हें लगता था कि नहीं, मोदी जी को तो आम जनता जिता रही है। आज उनको समझ में आ रहा होगा। बेचारे पुरानी पेंशन के लिए कितने हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन मोदी जी तो दम ठोक करके कह रहे थे कि कुछ नहीं करेंगे, चुनाव जीत करके। सीना जोरी देखिए आप राजीव। राहुल गांधी को इसलिए डिस्क्रेडिट कर रहे थे कि चुनाव हारे हैं राहुल गांधी जी, और हम तो चुनाव जीत के आए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ढोल का पोल खुला है कि साहब इधर तो पूरा ही कि पूरा खेल है। जो सीना ठोक के कह रहे थे कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हम चुनाव जीत के आए, लेकिन यहां तो जनमत पूरा चुराया गया है। और राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि चुनाव हारे हैं। अब मोदी जी चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं? 7 राउंड बनारस में पीछे रहे नरेंद्र मोदी। गोदी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया था और अजय राय यहां बैठे हुए हैं, बराबर कह रहे हैं लखनऊ में कि चुनाव तो हमने जीता था। राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि अगर हमको सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दीजिए तो हम बता देते हैं आपको कि ये सरकार फेक है। अब यहां तो प्रधानमंत्री के लिए ही दावा कर रहे हैं अजय राय कि साहब हमने चुनाव हराया उनको बनारस में। तो जो सांसद नहीं चुने गए या सांसद ही गलत तरीके से चुने गए, वो प्रधानमंत्री बन गए साहब। और जो आपने शरद पवार जी की बात की, ये सारा खेल, अच्छा हम लोग थोड़ा बहुत चीजों को समझ रहे थे पहले से, लेकिन अब हमारे पास इस तरह के साक्ष्य नहीं थे। हम लोग अनुमान तो लगा रहे थे कि भाई जब हम बीच में जाते हैं, और आप तो हर जगह गए, हर स्टेट में गए, लोगों से बात कर रहे हैं, तो पता लगा कि मोदी के खिलाफ जनमानस है। नतीजे आ रहे हैं साहब, 3 बजे के बाद तो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। 2 बजे तक तो विपक्ष के साथ था चुनाव, और 3 बजे के बाद खेल हो रहा था। यहां लाइन लगी थी 5 बजे। राहुल गांधी ने इसके पहले भी कहा, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के साहब शाम 5 बजे के बाद 600 वोटर हर बूथ पे चुनाव डाल रहे हैं। माने कौन सा मशीन चल रही है? तो ये अब खेल पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, और ये सरकार, लोग मान रहे हैं कि ये सरकार ये फेक है, ये जनमत चुरा करके सरकार बनी है। इसलिए अब आप देखिएगा कि बहुत जल्दी लोगों का विश्वास इस सरकार से जा रहा है। वो लोग भी जो मानते थे कि नहीं कुछ भी हो लेकिन मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं, उन लोगों का भी विश्वास अब खत्म हो रहा है। और जिस लोकतंत्र में सरकार से अगर विश्वास उठ जाता है तो सरकार के दिन गिने चुने बने हैं। और एक आखिरी बात, मोदी जी की नैतिकता जागे या न जागे, महीने 2 महीने में जरा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को टटोलिएगा कि उनकी नैतिकता जाग रही है क्या। और मुझे लगता है कि कल के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है।
और ये सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से फेक है और लोगों का विश्वास अब इस सरकार ने खो दिया है। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जरा नेहा जी के पास आना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पर ले आए नेहा जी। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कितना कुछ बदला हुआ आपको दिखाई देता है या कोई बदलाव यहां नजर नहीं आता है? क्या कुछ कैसे देखा जाए? एक तरफ आज शरद पवार का यह खुलासा नागपुर में, वो बहुत बड़ा खुलासा है, यानी यहां सुपारी चल रही है। जो कहते हैं ना कि चलो तुम्हारा ये काम करवा देता हूं, तो वो दो लोग आते हैं, मिलते हैं, फिर कहते हैं कि 160 सीटें जितवा देंगे, यानी आप पास हो जाओगे, आपकी नौकरी भी लगवा दूंगा, आपको जाके परीक्षा में बैठना भी नहीं है, या बैठोगे कुछ भी लिखोगे पास हो जाओगे और नौकरी पक्की। ये तो वैसे ही हो गया जो हम लोग बचपन से सुनते देखते आए हैं, और कई जगह कई अखबारों में ऐसी खबरें हम लोग पढ़ते आए हैं, वही तो हो रहा है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं मीडिया के सामने, और उसमें भी वो साफ साफ जो बात यहां पे, और जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, एक घर में एक कमरे का घर, जब वहां रिपोर्टर इंडिया टुडे का जाता है, इस उम्मीद से बेचारा गया होगा कि शायद वहां राहुल गांधी के दावे की पोल खुल जाए, लेकिन उल्टा हो गया। वहां तो वो कह रहा है कि मैं अकेला हूं, यहां और कोई नहीं, एक कमरे का घर है और इसी के साथ अटैच टॉयलेट है, बाथरूम है। उसके बाद फिर उसके मालिक को फोन किया जाता है, मालिक बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो बीजेपी वालों ने, वो बीजेपी का नाम भी लेता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इसलिए यहां पे, और चाहे वो आदित्य श्रीवास्तव की बात हो, चाहे और गुरदीप सिंह की बात हो, ऐसे कई हैं जो अब सामने आ रहे हैं, कई वोटर्स हैं। फॉर्म 6 सबको पता है कि पहली बार अगर आप वोटर कार्ड बनाना है तो फॉर्म 6 भरना होता है, और 98, 75, 70, 85 इस उम्र के लोग, महिलाएं, एक नहीं दो जगह, और उसके बाद कि वो जाके वोट भी देती हैं। शकुन रानी नाम है, शकुन रानी, वो वोट देती हैं 2 जगह पे। आखिर चल क्या रहा है? और राहुल गांधी को कहा जा रहा है आप शपथ पत्र पे सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप कह रहे हैं कि या तो माफी मांगे। आप उसमें देखी होंगी नेहा जी कि आखिर में लिखा हुआ है, जो मिसलीडिंग वाला जो कोट है, जिस पर ठप्पा लगा हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, सोशल मीडिया पे है, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयानों को मिसलीडिंग कह के, और नीचे लिखा है या तो आप शपथ पत्र पर साइन कीजिए या देश से माफी मांगिए। यही है। अरे भाई, आप FIR दर्ज करा दीजिए, उनको जेल में डालिए, गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी तो। नेहा जी जी बिल्कुल, आपने जितनी बातें यहाँ पर उठाई हैं उन सभी बातों की जो है चर्चाएं खूब तेज हैं। बल्कि मैं इसमें जोड़ देती हूँ कि भारत में चर्चाएं सिर्फ नहीं हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं। और मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब कहते हैं टैरिफ के हवाले से, डायरेक्ट ट्रम्प का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं अगर मुझे निजी नुकसान उठाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो इसकी भी काफी जो है समीक्षा हो रही है कि निजी नुकसान क्या हो सकता है उनका। खैर, कुछ इसको राजनीतिक जुमड़े से जोड़ रहे हैं क्योंकि बिहार में शायद वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हास्यास्पद है ये। ऐसा समय है राजीव जी जब ना कि उनके तीसरे कार्यकाल, जिस तरीके से उनकी सरकार बनी है, उसी की लेजिटिमेसी पर सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। क्या ट्रंप प्रशासन इस पूरी परिस्थिति को ऐसे नहीं देख रहा होगा कि ये तो पूरी की पूरी सरकार ही चोरी की सरकार। आप उस तस्वीर को आप जरा अपनी कल्पना में लाइए, जब ट्रंप प्रशासन भारत को धमकाता है, डराता है, भारत कहता है कि हम तो नहीं झुकेंगे राष्ट्रहित में, लेकिन फिर पता चलता है कि सारी जो सरकारी तेल कंपनियां उन्होंने तो खरीद ही रोक दी है। तो आप अपने किसी भी झूठ पर स्टैंड भी नहीं हो पाते, अगले ही कुछ पल में आपका झूठ सामने आ जाता है। फिर आ जाइए उसी पैटर्न पर, मैं चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कहा कि आप शपथ पत्र पर लिख कर कहिए कि आप सच बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी ने तो सही बहुत ही तार्किक जवाब दिया। बल्कि मुझे लगता है कि जो भी डेमोक्रेसी की आत्मा को सही तरीके से समझता है, उसे समझ में आता है कि वो तो सीधे सीधे उन्होंने शपथ लिया है, संविधान की शपथ ली है। एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने पहले से ही शपथ ली है कि वो जो भी जनता के सामने बोलेंगे वो सच बोलेंगे।
वो झूठ बोलने की शपथ थोड़ी ले सकते हैं। तो चुनाव आयोग का ये तर्क कहीं स्टैंड नहीं करता। इस समय मुझे लगता है कि एक पैटर्न जो नरेंद्र मोदी सरकार या फिर उनके तथाकथित गुजरात मॉडल मैं इसको जोड़ना चाहूंगी, जो हम एक चंदे वाली जो एक खबर चलती रही थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा एक सख्त फैसला लिया था कि आप इलेक्टोरल रोल वाली इलेक्टोरल जी जो उनको चंदा दिया जाता था, मैं टर्म भूल रही हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर एक राजनीतिक दल को चंदा दिया जाता है तो उसे पारदर्शी बनाना होगा, बल्कि इसे इस तरीके से नहीं। बहुत सारे खुलासे हुए थे, हालांकि उसके बाद कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं आया, लेकिन वो पैटर्न दिखता है कि आप करप्शन को कंट्रोल करने के वायदे से सरकार में चुनकर आए 2014 के बाद से, लेकिन आपने उस पूरे के पूरे करप्शन के जो मकड़ जाल को संगठित जामा पहना दिया। यानी कि राजनीतिक दल, चलिए उनके किसी भी राजनीतिक दल के जो है करप्शन से हाथ सने हैं, किसी को भी जो है बिल्कुल ही ये नहीं कह सकते कि इनके जो दामन पे दाग नहीं है, लेकिन उसके वही संगठन से यहाँ पर मैं चुनाव आयोग के पैटर्न को भी जो सबूत दे रहे हैं, बल्कि जिस जगह पे मैं हूँ चंडीगढ़ में, यहाँ पर डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं, वो लंबे समय से इलेक्शन रिलेटेड डाटा को रिसर्च कर रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसका सारा जो चिट्ठा है पब्लिक के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये धंधा तो 2019 से चल रहा है। मैं लगातार चुनाव आयोग का ही डाटा है, जो बात राहुल गांधी ने कही कि ये चुनाव आयोग का ही डाटा है, ये हमारा कहाँ से डाटा है कि मुझे शपथ देने की जरूरत पड़ गई। आपने आदित्य श्रीवास्तव की बात कही, आपने गुरकीरत डांग की बात कही, ये तो मतदाता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, कभी मुंबई में वोट कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, कभी कर्नाटक में वोट कर रहे हैं, और सबको पता है कि जो भारत में अंधभक्तों का हाल है वो कैसा है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुत्व का एजेंडा दिखता है, रोजगार नहीं है तो यही रोजगार का साधन बना दिया गया है। इसे पूरी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई, ना सिर्फ एक्सपोज हुई है बल्कि वो जो डबल ए की बात हो रही है उस पर भी एक्सपोज हो रही है। और ये बाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की यूं ही नहीं मरोड़ी जा रही है ट्रंप की तरफ से, कुछ व्यक्तिगत है। जब हम इसी समय को इतिहास में देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे तो वो कारण पता चलेंगे। मुझे मनमोहन सिंह बहुत याद आते हैं कि हिस्ट्री वुड बी काइंड टू मी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिस्ट्री वुड नॉट बी काइंड एट ऑल। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इतिहास कितना उनके लिए काइंड होगा, दयालु होगा, वो तो देखने आने वाला वक्त बताएगा कि उनको लेकर देश की जनता या दुनिया क्या कहेगी। नरेंद्र मोदी अभी ऑन गोइंग हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं तीसरी बार, और चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, सब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीच बीच में आता है कि ये अमित शाह जी इतने दिनों वो सरदार पटेल से आगे निकल गए और किसी और से आगे निकल गए, इंदिरा गांधी से आगे निकल गए, नरेंद्र मोदी, ये सब चल रहा है। लेकिन देश कितना आगे निकल गया है, इस पर सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप आंखें दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हमने कितने विमान गिरा दिए, लेकिन आज बता रहे हैं। आपने इससे पहले क्यों नहीं बताए? गिन के बता देते जैसे आज बता रहे हैं, वैसे पहले बता देते। उस पे आएंगे हम सेकंड राउंड में, लेकिन हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़ गए। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है, आप मुंबई में बैठे हुए हैं, शरद पवार नागपुर जाकर जो खुलासा कर रहे हैं उसके तार भी कहीं कहीं से जोड़े जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बातों को ही डाइल्यूट करने के लिए शरद पवार आ गए हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। ऐसी बात कह के राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उसको कहीं ना कहीं किनारे करने की कोशिश हो रही है। उसके तार जोड़ेंगे, आपके पास आएंगे, हम उसके तार जोड़ेंगे। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन उसके अलावा जरा आना चाहता हूं आपसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। अमलेंदु जी, जरा आप बताइए कि क्या यहां पर जब बात इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की आती है तो उस रात को आखिर हुआ क्या, जब राहुल गांधी ने अपने गृह प्रवेश की मीटिंग डिनर पार्टी में बुलाया, गृह प्रवेश ही कहेंगे, नए घर में गए हैं, पहली बार बुलाया सबको, तो कह सकते हैं हाउस वार्मिंग, गृह प्रवेश, कुछ भी।
उस पार्टी में उन्होंने बुलाया और उसके बाद से सबके बोल, सब तो एक थे ही, लेकिन अब उसमें कसावट आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ग्रिप जो है वो मजबूत हो गया है, दोस्ती बहुत गहरी होती नजर आ रही है। जो बयान देने से बचते थे वो बयान दे रहे हैं और सब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। किधर जा रहा है ये दिशा, डायरेक्शन किधर है? पीएम की कुर्सी तरफ? राजीव जी, पीएम की कुर्सी तो जाहिर सी बात है कि निशाना होगा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि चोरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं और पूरा विपक्ष जान रहा है कि नरेंद्र मोदी चोरी से बने और बीजेपी के लोग भी जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने। वरना अब तक नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जा चुके होते और नहीं चुने जा पा रहे हैं अभी तक नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता। तो इसके पीछे बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी का जनाधार खिसक चुका है और अब कुछ बचा नहीं है नरेंद्र मोदी का जनाधार। तो ये बात तो राजीव जी, चूंकि बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के लोगों को भी समझनी होगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और राहुल गांधी ने जिस तरीके से फिर रात को बैठक बुलाई, डिनर दिया, डिप्लोमेसी, जो डिनर डिप्लोमेसी कहलाती है वो की उन्होंने, उसके बाद एक चीज ये साफ समझ में सबको आ गई कि ये लड़ाई अब आसान नहीं है और लंबी लड़ाई है। और चूंकि राहुल गांधी जो पहले कह रहे थे कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं, तो बाकायदा ये लड़ाई स्टेट से हो रही है। चूंकि जब सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो सत्ता की गुलाम हो जाएं, तो उस समय भी लड़ाई जो है वो बहुत एक तरीके कहा जाए संघर्षशील हुआ करती है और लड़ने का मादा राहुल गांधी में है, ये सब जानते हैं राजीव जी। तो इसलिए अब सब कतारबद्ध होकर राहुल गांधी के साथ फिर से एकजुट हो गए कि अब राहुल गांधी इस लड़ाई को लीड करें और इस सरकार को उखाड़ फेंकें। तो इसके लिए राहुल गांधी को लीड करना है, तो राहुल गांधी के लिए ये तय हुआ। और मुझे लगता है कि जो डिनर हुआ उसी में सारी चीजें तय हुई हैं कि किस तरीके से आंदोलन होगा, क्या क्या मुद्दे होंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। चूंकि ये सबको राजीव जी समझ में आ रहा है कि अगर अब चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की नकेल नहीं कसी गई तो फिर देश को उत्तर कोरिया बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए अब ये जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के सारे नेताओं की कि अगर आपस में आपके बीच कोई थोड़े से मतभेद है भी, चाहे वो आर्थिक मुद्दों पे हो, चाहे वो किसी राजनीतिक मुद्दों पे हो, चाहे वो किसी कुर्सी को लेकर हो, अगर वो है भी तो आपको उनको दरकिनार रखना पड़ेगा। और चूंकि इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के नहीं जीत सकता। राहुल गांधी ये बात राजीव जी कह रहे हैं और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके दौरान भी उन्होंने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने कहा, यानी वो लोकसभा चुनाव से पहले से ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। ये राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं और जाहिर सी बात है राजीव जी कि अभी विपक्ष को समझ में आ गया है कि अब राहुल गांधी के साथ एकजुट होना पड़ेगा और देश को भी बचाना है, अपनी राजनीति बचानी है, सारी चीजें सब एक साथ देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो डिनर डिप्लोमेसी हुई है उसके बाद फिर चीजें बहुत कुछ बदली है और राहुल गांधी की तरफ जो है विपक्ष भी देख रहा है, देश भी देख रहा है। सबसे बड़ी बात राजीव जी है कि कई ऐसे दल जो अभी तक इंडिया गठबंधन में नहीं थे वो भी इस मसले पर राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो YRCP हो आंध्र प्रदेश की, वो भी कह रही है कि इस मसले पर हम साथ में हैं। बीजू जनता दल जो है वो पहले जाके चुनाव आयोग से मिल ही चुका है इस मसले पर और ईवीएम मशीनों के ऊपर सवाल उठाए जा चुके हैं। प्रकाश अम्बेडकर जो गए थे वंचित बहुजन अघाड़ी के बॉम्बे हाईकोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की थी कि शाम को 5:59 के बाद जो 76 लाख वोट पड़े तो चुनाव आयोग ने किस किस को वो टोकन दिया वो बताया जाए। हालांकि वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में साथ हैं और राहुल गांधी को हमें साथ देना चाहिए। तो राजीव जी एक से कहा जाए कि विशाल अम्ब्रेला जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है तमाम ऐसे दलों का जो अभी तक इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। यानी लक्ष्य अब इस समय पहला राजीव जी ये है कि सरकार बनाना, दूसरा लक्ष्य होगा वो जाहिर सी बात है कि सरकार हटानी तो सरकार बनानी भी है, लेकिन सरकार बनाने से पहले इस सरकार को हटाना, लोकतंत्र को बचाना जो है वो बड़ी जिम्मेदारी है और ये विपक्ष को ईमानदारी के साथ निभानी होगी। ये बात सबकी समझ में आ रही है राजीव जी। अभिषेक बनर्जी खुद उस बैठक में उपस्थित थे, जो डिनर दिया गया, सुप्रिया सुले उसमें थी और वहां बातें हुई। और आज जिस तरीके से शरद पवार ने जो खुलासा किया है राजीव जी, वो शरद पवार ने भी ये खुलासा तब किया है जब राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठा लिया और सीधी सीधी चुनाव को चुनौती दे दी। तो ये खुलासे पहले भी मुझे लगता है कि हो सकते थे, लेकिन बहुत सी चीजें अब और भी खुलकर आएंगी किस किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई बढ़ रही है और जो 11 तारीख से जो बताया जा रहा है कांग्रेस से बैठक कर रही है अपने सब संगठन के लोगों की और उसमें तैयारी होगी, तो उसमें चीजें होंगी। लगता है ये जन आंदोलन बड़ा खड़ा होगा। राहुल गांधी 17 अगस्त से
सासाराम से शुरू कर रहे हैं बिहार में 5 दिन की जो उनकी यात्रा है तेजस्वी यादव के साथ, तो वो भी इंडिया गठबंधन की यात्रा है, उसमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेता रहेंगे। तो ये अब राजीव जी बड़ा बनने वाला है मोर्चा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां भी जो है इसके बाद उड़ी हुई है। चुनाव आयोग तो खैर घबराया हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग जब तक मिसलीडिंग करता था आपको कह रहा है कि भाई आप या तो दे दीजिए हलफनामा या फिर माफी मांग लीजिए। अरे भाई, जैसा आपने भी कहा कि अगर आपके पास ताकत है, आप संवैधानिक संस्था है, और अगर राहुल गांधी को गलत कह रहे हैं तो FIR दर्ज कराओ। और जैसा राजीव जी हमने कल भी कहा था कि अगर चुनाव आयोग कुछ डाटा में हेराफेरी करने की कोशिश करता है तो ये उसको उल्टा पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है और चुनाव आयोग के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब डाटा में हेराफेरी उस तरीके से संभव नहीं है। जो डाटा पहले थे वो आपको देने ही पड़ेंगे, वरना उसका भी इंतजाम कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 6 महीना लगा है तो 6 महीना और लगेगा, बाकी पूरे देश का करा दिया जाएगा, तो बड़े स्तर पर करा लिया जाएगा। तो इसलिए अभी समझना चाहिए, पूरा विपक्ष इस मामले में एकजुट नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी भी अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो उनके साथ अमित शाह खड़े होते दिख रहे हैं, और लगता है कि अमित शाह को कुर्सी सौंपने की तैयारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी, अमित शाह को कुर्सी सौंपेंगे नहीं सौंपेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नरेंद्र मोदी अभी तक तो चिपके हुए हैं कुर्सी से, ये दिखाई दे रहा है। और लेकिन बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। बिहार पे आएंगे, हम बात करेंगे। कल गए थे अमित शाह बिहार, लेकिन वहाँ दूरियां थोड़ी बढ़ गई। जीतन राम मांझी भी नहीं आए, उनको मनाने आज सम्राट चौधरी पहुंच गए उनके घर पे। जीतन राम मांझी को बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगाया गया है, बयानबाजी वही करते हैं लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो बिहार की चर्चा होगी, खूब होगी, क्योंकि चुनाव तो इस साल अब सिर्फ बिहार का बचा हुआ है, बिहार में ही चुनाव है, तो उसकी चर्चा खूब करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बम फोड़ा है राहुल गांधी ने, उसकी गूंज अभी तक शांत नहीं हुई है और शायद शांत हो भी नहीं। जरा धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। शरद पवार ये दूसरा बम फोड़ रहे हैं, 160 सीटें जिताने का दावा करते हुए कोई 2 इंसान आता है, 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि चलिए डील पक्की करते हैं, राहुल गांधी मना कर देते हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इसको किस हिसाब से देखा जाए, और यहाँ पर जो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जो पोल खोल रहे हैं, उसको ये और पुख्ता कर रही है। बात पुख्ता इसलिए कर रही है क्योंकि प्रशांत जी कल बोल रहे थे, कल या परसों प्रशांत जी ने एक एजेंसी का जिक्र किया था। प्रशांत जी आपको याद होगा, कह रहे थे आप, जो बीजेपी के लिए काम कर रही है 2014 से, नरेंद्र मोदी 2013 से, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से लेकर अभी तक, और बीजेपी के पूरे कैंपेन बाकी चीज़ों को पूरा सेट करना, मैनेज करना, और फिर एक कमरे में 80 वोटर कैसे तैयार किए जाएं। हो सकता है कि एजेंसी दिमाग दे रही होगी, क्योंकि बैठ के आजकल लोग लैपटॉप पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आजकल तो AI भी बता देता है कि हाँ कैसे वोटर कार्ड बनाया जाए, कैसे वोटर को तैयार, कल को वैसे वोटर तैयार हो जाएंगे एक की जगह पे दूसरा धनंजय जी, एक दूसरे धनंजय तैयार हो जाएंगे, एक रूम में, एक घर में 2 धनंजय हो जाएंगे, ये सब कुछ होगा। तो धनंजय जी, चूंकि आप मुंबई में हैं, इसीलिए आपसे समझना चाहता हूं कि इस बम ब्लास्ट से जो दूसरा वाला है, शरद पवार के बम ब्लास्ट को कैसे माना जाए, कैसे देखा जाए, इससे राहुल गांधी की ताकत कितनी बढ़ती हुई दिखाई देती है, या यहां राहुल गांधी की ताकत कमजोर होती है, कैसे देख रहे हैं आप? जी, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, नमस्कार। एक तो मैं कहता हूं कि अगर शरद पवार जी ने बम फोड़ा है, वो अभी क्यों फोड़ रहे हैं? ये तो बहुत पहले विधानसभा चुनाव को समय हो गया, उसी समय फोड़ देते। अभी राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है वो ख्याली बम नहीं है, हम नाम नहीं जानते, भूल गए हैं, पता नहीं कौन था, ये सब नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और इंडिया टुडे के पत्रकार जाते हैं और वो तुरंत ढूंढ के ले आते हैं। ढेर सारे पत्रकार लग गए, अभी फौजी पत्रकार फिर बढ़ गए हैं, सब ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, कहाँ पे आदित्य श्रीवास्तव है, कहाँ फलाना है, कहाँ ढिमकाना है, तो सब लग गए हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो कह रहे हैं शरद पवार साहब, वो कुछ और किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। हो सकता है बीजेपी ये कहे कि राहुल गांधी ने सच छुपा के क्यों रखा, ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अगर उनकी मंशा होती कि चुनाव ठीक से हो, चुनाव आयोग सुधार करे, तो उसी समय बता देते तो चुनाव आयोग पकड़ लेता। ऐसा कुछ कहा जा सकता है, नैरेटिव गढ़ा जा सकता है। मैं शरद पवार जी के जो उन्होंने कहा है, उनका सम्मान है, वो बड़े धुरंधर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार जी बहुत याददाश्त के पक्के व्यक्ति, जो प्रशांत भाई इसको बेहतर जानते होंगे, उनकी याददाश्त की सब लोग तारीफ करते हैं। अभी 5 बजे वाले कार्यक्रम में हम थे और आपके साथ
बुशरा जी के साथ जो है वो अनिल भाई साहब भी थे, अनिल सिन्हा जी तो बहुत करीबी रहे हैं शरद पवार जी के। मैंने कहा कि शरद जी के बारे में तो सबसे बढ़िया अनिल भाई साहब बताएंगे। मैं जितना जानता हूं कि शरद जी भूलते नहीं है, नाम से याद रखते हैं लोगों को। तो नाम से याद रखने वाले व्यक्ति, 2 आदमी आया ये कहने के लिए कि 160 सीटों पर हम जीत दिला देंगे, शरद पवार से कह रहा है, मंगरू राम से नहीं कह रहा है। शरद पवार से कहने के लिए ताकत चाहिए, शरद पवार के पास मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि मेरे पास ये गुण है, ये तो कमाल, बहुत बड़ा आदमी होगा, कोई छोटा मोटा चिंदी पिंदी नहीं होगा। अब मैं बताऊं, मैं भी एक राज पास करता था, मेरे पास भी एक आदमी आया था जो कई नेताओं के बड़ा करीब है, मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा था कि धनंजय जी मेरे पास डेटा है और मैं इस डेटा का, अगर कांग्रेस के राहुल जी से बात कीजिए, राहुल जी से अगर मीटिंग होती है तो मैं जो है सारा बता सकता हूँ डेटा से कैसे। उन्होंने चुनाव जिताने की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि जो है कितने बुजुर्ग हैं, कितने युवा हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने फलाना है, वो सब हम बता सकते हैं, हमारे पास सारा डिटेल वो है। तो मैंने कांग्रेस के एक नेता से बात की, हमने कहा वह ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, जरा एक आध विधानसभा में चेक करके देखिए कितना सच है, कितना झूठ है, क्या गॉसिप है। क्योंकि आजकल तो ठग भी बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति थे उनको मैं ठग सीधे नहीं मान सकता, क्योंकि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता के यहाँ में मिला था इंदौर में। तो मैंने कहा कि मैंने जिनसे कहा, उन्होंने कहा कि धनंजय भाई रहने दीजिए, ऐसे कई लोग हैं जो आके कहते हैं। हमने कहा जाने दीजिए। फिर मैंने उनको मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं जो बात कर सकता था कर दिया, लेकिन उनको नहीं समझ में आया, तो जब समझ में आएगा बताएंगे। तो मुझे आज जो सूत्र मिल रहा है कि इसका मतलब डेटा जो है, जो राहुल गांधी को चुनाव आयोग डेटा नहीं देने की बात कर रहा है मांगने पर भी, वो डेटा पेन ड्राइव में कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा है। और चुनाव आयोग जब इतना, जो आपने भी कहा कि कई एजेंसियां हैं जो इस तरह से काम करती हैं, वो डेटा चुनाव आयोग के पास है ना, डिजिटल डेटा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किसके द्वारा संचालित है वो सब पता है। ये भी अब आप कह रहे हैं तो हम कुछ तार जोड़ रहे हैं कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, प्रशांत किशोर जी वहां पटना में बैठे हुए हैं, सब डेटा का खेल कर रहे थे, ये है, ऐसे है, वैसे, उनकी एजेंसी लगी हुई है, उनको लोग लगे हुए हैं। अब इन सब चीजों का पर्दाफाश करना जरूरी है। इसका मतलब है कि बड़ा गहरा जाल था, बहुत बड़ा जाल था, और बहुत बड़ा जाल था ये इसलिए भी पता चलता है कि पूरे लोकतंत्र को, पूरे संविधान को हाईजैक करने का एजेंडा था। ये बहुत खतरनाक, बहुत भयावह साजिश थी। इतने संघर्ष के बाद जो देश की आजादी मिली, जो देश के नागरिकों को संविधान मिला, देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला, उन सब पे कब्जा कर लेने के लिए कोई एक दो आदमी फिर नहीं होगा ना, फिर पूरा तंत्र जिस तरह से कब्जा हुआ है, कोर्ट से लेकर के तमाम संवैधानिक पद, पूरी लॉबी, पूरा मीडिया, पूरा सवर्णवाद, इससे पता लगता है कि जो आरएसएस इतने लंबे समय से जो संघर्ष कर रहा था वो अचीव करने के करीब आ गया है। तो लड़ाई बड़ी गहरी है। अगर राहुल गांधी अगर नहीं होते तो बड़ा आसान था सब कब्जा कर देना, लेकिन राहुल गांधी ने जो एटम बम का, मैं तो बोलता हूँ एटम बम ही नहीं है, वो परमाणु बम है। एटम बम तो छोटा शब्द हो गया, हाइड्रोजन बोलिए, हाइड्रोजन बम बोल दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम है, जो भी बम है सबसे खतरनाक, सबसे बम ऐसे ही खतरनाक, बम खतरनाक होता है, बम अच्छा नहीं होता, खतरनाक होता है। लेकिन ये जो फोड़ा है वो ये कष्ट दे रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, ये बम जो है वो बीजेपी को सबसे ज्यादा इसलिए ढाल बन के आ गई है चुनाव आयोग के सामने। जी, हमारे यहाँ तो राजीव भाई बोलो बम, बोल बम, बोलो बम तो बड़ा अच्छा माना जाता है। खैर मैं आता हूँ वापस इस बम पर। जी, तो राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक तरह से कहिए पूरे प्लान में, पूरे आप देखिए ना, सिलसिलेवार जितना मैंने बताया है उसमें सारा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से पूरे विपक्ष को खत्म किया गया, संसद को खत्म किया गया, और पूरा मीडिया खत्म कर दिया गया जिसको चौथा स्तंभ कहते थे। किस तरह से न्यायपालिका को, जिसको कस्टोडियन कहा गया, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही थी नेहा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड में ये तो हुआ कि हाँ ये संवैधानिक है, लेकिन जिसने जो पैसा लिया वो रह गया। बताइए, मैं अपराधी, मैं चोर साबित हूँ कि मैं एटीएम मशीन लेकर के भागा हूँ, सारा पैसा मैंने ले लिया दब गया, और उसके बाद बोले धनंजय कुमार पैसा आप ही रख लो। ये तो बड़ा गड़बड़ है भैया, पैसा भी रिकवर करना चाहिए, जेल भी भेजा जाना चाहिए था, असंवैधानिक काम हुआ है तो। खैर, फिर देखिए चंडीगढ़ में ही जो वो था एक जिसने मेयर के चुनाव में गड़बड़ी की थी, अनिल उसको भी क्या किया? अनिल मसीह, तो वो परिणाम बदल दिया, लेकिन उसको कोई सजा नहीं दी गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके अपने लोग हैं। मनुस्मृति की बात करूं तो मनुस्मृति में कहा गया कि ब्राह्मणों को सजा नहीं दी जा सकती,
तो यानी बीजेपी के जो साथ है उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको इनाम मिलेगा। जो बीजेपी के खिलाफ होगा वो सत्यपाल मलिक हो जाएगा। आप ब्राह्मण मान रहे हैं क्या बीजेपी रहेगा? बीजेपी को ब्राह्मण मान रहे हैं? बीजेपी को आपने ब्राह्मण ही बना हुआ है ना, वो ब्राह्मण ही बना हुआ है कि वो जो है खाली ब्राह्मणवादी नहीं, पूरा ब्राह्मण है। आप जाइए देखिए वहां पे जो कल हुआ पटना की आप बात कर रहे थे, माता जानकी का जो सीतामढ़ी में हुआ है, ब्राह्मण बने हुए थे अमित शाह, वो क्या बने थे? ब्राह्मण ही बने थे ना। और मांझी जी को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया भाई? मांझी जी में क्या गड़बड़ी? पासवान जी को क्यों नहीं बुलाया? पासवान जी भी जो है वो तो उन्होंने तो कहा था कि राम मंदिर, ये जानकी मंदिर यहाँ बनेगा और अयोध्या से लेकर के जानकी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा और भारी पैसा आएगा बिहार। तो मैं कह रहा हूं राजीव भाई कि कुल मिलाकर के ये पर्दाफाश हो चुका है। ये सब जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो प्रधानमंत्री से लेकर के चुनाव आयोग तक, और वो सूत्र चला जाता है। वो दलाल टाइप जो लोग होते हैं, जो लाइजनिंग करते हैं, जिसकी तरफ शरद पवार इशारा कर रहे हैं, वो भी, और ये भी कि जो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, जो कस्टोडियन है, वो भी, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो शामिल हैं लोग, ये जो गठजोड़ है, ये जो सिंडिकेट है, ये जो माफिया है, जो देश पे पूरा ग्रहण के तौर पे आ गया है, चांद भी नहीं दिख रहा है, सूरज भी नहीं दिख रहा है, तारे भी नहीं दिख रहे, इतना पॉल्यूशन है, इसको ठीक कैसे किया जाएगा? तो राहुल गांधी ने जो कहा, एक और बात मैं कहूं जो अमलेंदु जी कह रहे थे, देखिए अमलेंदु जी, अब जो है ना वो ये पार्टी भी आ गई, वो पार्टी भी आ गई, फलाना भी आ गई, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने ये लड़ाई अकेले लड़ी है। राहुल गांधी को श्रेय देने के बजाय मैं किसी को श्रेय नहीं देना चाहूंगा। राहुल गांधी ने तमाम किस्म की लड़ाई, अगर संविधान को बचाने की लड़ाई इस देश में कोई लड़ रहा है पिछले 10-11 सालों से, तो सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। जितनी गालियां राहुल गांधी को दी है, कोई नेता बता दीजिए जिसको इतनी गालियां पड़ी है। संसद में आज भी देखिए, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ऐसे निगाह लगाए रखते हैं कि अभी टोकेंगे। बाकी जब बोलते हैं तो चुप रहते हैं। विपक्ष के नेता भी, समझिए अखिलेश यादव बोल रहे होते तो उस तरह से कड़वा नहीं होते अमित शाह, जिस उस तरह से कड़वा नहीं होते हैं कोई और दूसरे बीजेपी के नेता लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जब राहुल गांधी बोलते हैं तो सब कड़वा हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी एक विरासत को लेकर के चल रहे हैं, और जहां से आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद जहां देश पहुंचाया गया था, उससे आगे कैसे ले जाए। क्योंकि ये तो चक्रव्यूह में फंस गया, ये तो फिर संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति का मतलब होता है फिर एक नए किस्म की गुलामी, जो ब्राह्मणवादी गुलामी है, सामंतवादी गुलामी है, जो इतनी लड़ाई लड़ी गई, फिर तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने पर्दाफाश कर दिया है, और अब इनको जेल से कैसे बचना है उसको तैयारी करनी है कि भैया आप जो हलफनामा मांग रहे हो, आप कलफनामा मांग रहे हो, कुछ भी मांगते रहो, अब आपके जेल जाने का समय है। उसकी पूर्व पीठिका जो है तैयार हो गई है। अब कैसे बचोगे? झोला लेके भागोगे कि झोला छोड़ के भागोगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कैसे भागोगे, कैसे बचोगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आपको तय करना। प्रशांत टंडन जी जरा आगे बढ़ें और इस पे कुछ जोड़ना है तो जोड़िए। और आप बता रहे थे कि सेकेंड राउंड में आप आएंगे, तो जरा ऑपरेशन सिंदूर का नया खुलासा जो हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे प्लीज। जी, जो मौजूदा मामला है चुनाव का, वोट चोरी का, उसमें सिर्फ एक बात ये कहनी है अभी कि जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, लोगों से बात करके, मीडिया को कंज्यूम करके, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की बात काफ़ी गहरे चली गई है। और पहले दिन ही उनका वीडियो 17 करोड़ लोगों ने देख लिया था। तो ये बात अब धीमे धीमे इस तरफ बढ़ रही है कि जनता एक आंदोलन के लिए तैयार है। लोगों को लग रहा है अब कि ये गलत हो रहा है, तो अब इसको कोई दिशा मिल जाएगी, कोई लीडरशिप मिल जाएगी, कोई उसकी टैक्टिक्स होगी, कोई स्ट्रेटजी होगी, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। बहुत साल से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि देश की जनता खामोश क्यों है। बहुत तरीके के हम लोग अभी एनालिसिस कर लेते हैं। अभी नेहा जी भी कुछ बात ऐसी कर रही थी कि जो भक्त हैं, जिसकी बात आप कर रही थी नेहा जी, तो वो जो भक्त हम लोग कह देते हैं। मैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे रहता हूँ, तो बहुत से लोग मुझको बुरा भला कहते हैं। उसमें अधिकांश जो है वो वही होते हैं, एक फ्लैट में 80 वोटर वाले, फर्जी आईडी होते हैं, वो एक्चुअल लोग नहीं होते वो। तो यही
पूरी कार्यशैली वो यही है कि पूरा फर्जीवाड़ा है ये। तो हम लोग बहुत और हम लोग क्यों अपने आप को दोष दें अगर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि चुनाव होते हैं, कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, आईसीयू नहीं मिला, रिश्तेदार मर गए, घर के लोग नहीं रहे और उनको शमशान नहीं मिला, नदी में बहाना पड़ गया, उसके बाद भी जाके वोट दिया है। तो क्या समाज मर गया है, समाज की आत्मा मर गई है? ये कंक्लूजन हम लोग करते हैं, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो अलग है। समाज इतना बुरा नहीं समाज हो गया है, ये इंजीनियरिंग हो रही है, ये वोट की चोरी हो रही है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियल स्केल पे। इसीलिए वो उस एजेंसी का नाम लेता हूँ बार बार कि कोई या वो हो या कोई और हो, जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ वो बहुत ही योजनाबद्ध है और उसका स्केल बहुत बड़ा है। उनको सब मालूम है कि किस बूथ पे कितना वोट है, किसने हमको दिया था, कितने वोट का मार्जिन है, कितने वोट हम और जोड़ दें तो हमारी सीट निकल जाएगी, कितनी विधानसभाओं में से कौन सी विधानसभा को मैनेज करके हम कर सकते हैं कि वो लोकसभा की सीट निकल जाए। ये बड़ा इंजीनियर्ड है पूरा मामला। तो राहुल गांधी ने सिर्फ एक जगह का इन्वेस्टिगेशन करके एक पैटर्न दिखा दिया। दूसरी बात जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की बात है, बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज भारतीय सेनाओं ने गिरा दिए और S-400 ने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, हम लोग भी चर्चा इस पर कर चुके कई बार, S-400 पे, एयर डिफेंस सिस्टम पे। अब लेकिन 2 महीने बाद क्यों बता रहे हैं आप? ऑपरेशन के दौरान सेनाओं के प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप एक इंडस्ट्रियल बॉडी में जाकर ये बात बता रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट इस पर 3 दिन चर्चा कर चुकी है, रक्षा मंत्री बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा, दावा नहीं किया संसद में। यानी जो बात संसद को नहीं बताई जा सकती वो CII को बताई जा सकती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। क्या पाकिस्तान के जहाज गिराना या उनका नुकसान करना में भी कोई गोपनीयता होती है? इसको गोपनीय रखा जाए, वो भी तब जब पाकिस्तान दुनिया भर में क्लेम कर रहा है कि उसकी जीत हो गई। उन्होंने वो जनरल मुनीर ने अपने आप को प्रमोट कर लिया, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बन गए। तो 30 बार जो है डोनाल्ड ट्रंप कह चुके कि सीज़फायर मैंने करवाया। दूसरी बात, युद्ध के माहौल में और खासकर जब पाकिस्तान जिसको आप लेकर बहुत ही उसको राजनीतिक भुनाते हैं, उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, किसको दया आ गई पाकिस्तान पे कि सीज फायर कर लिया? जब पाकिस्तान पे हमारी सेना चढ़ी हुई थी, जब उनके जहाज गिरा रहे थे, हैंगर में घुस के जहाज गिरा रहे थे, एयर हवा में नहीं मारा है। उनका जो दावा, उनकी स्पीच आप सुनिए जी, वो कह रहे हैं हैंगर में मारा। एक जहाज जो एयरबोर्न था, जो एवॉक्स है, उसको उन्होंने एयरबोर्न को गिराया है, लेकिन बाकी तो हैंगर में मारे। आप इतना पेनिट्रेट कर चुके थे कि आप हैंगर में जाकर आप मार रहे हो और उनके जहाज नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान का DGMO कह रहा है कि सीज फायर कर लीजिए। और किसको दया आ गई यहाँ पे? किसका दिल पसीज गया कि इन्हें सीज फायर कर लेनी चाहिए? ये युद्ध में दया होती है कोई? वो भी तब जबकि युद्ध कब हो रहा है? ये जो हो रहा था, ये कब हो रहा है? हमारे 26 लोग, भारत के 26 लोगों को आतंकवादियों ने मारा पहलगाम, तब हो रहा है। तो किसका दिल पसीज गया कि सीज फायर कर देना चाहिए? ये बड़ा सवाल AP सिंह ने खड़ा कर दिया है। जी प्रशांत जी, एक और सवाल है, धनखड़ साहब कहाँ हैं?
हाँ, कपिल सिब्बल ने ये सवाल आज देश उठाया है। पूछ रहा है कि धनखड़ साहब कहाँ हैं। सत्यपाल मलिक चले गए, दूसरे धनखड़ साहब किसान नेता की बात अगर की जाए तो दूसरा किसान नेता जो है वो गायब है। तो पूछ रहा है देश, और अब तो कपिल सिब्बल भी पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ, या तो वाकई वो बहुत सदमे में है या बहुत गंभीर बात है, क्योंकि कपिल सिब्बल का मैंने सुना उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने फोन किया, उनके सेक्रेटरी ने फोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद वो फोन लगा नहीं। कई और लोगों ने फोन किया। धनखड़ जी जो बहुत ही वाचाल हैं, काफी बोलते हैं, वो खामोश हैं, और कहाँ है ये भी पता नहीं है। तो क्या नेहा जी को पता है क्या? नेहा जी आपको पता है? क्या कपिल सिब्बल को या किसी वकीलों को हैबियस कॉर्पस करना चाहिए कि धनखड़ जी को पेश किया जाए? कहाँ है धनखड़ जी? नहीं, ये गंभीर सवाल है। हम लोग भले हंस लें थोड़ा, क्योंकि बहुत गंभीर, मैं इसलिए धनखड़ जी का नाम ले आया। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, और जिसमें जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो गंभीरता हमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि देश जो है, दो देश आमने सामने थे, इसलिए इस गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। 3 दिनों तक संसद में इस पर चर्चा होती है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम गृह मंत्री, तमाम नेता जो हैं उस पर आकर सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए। और आज वो भी एक व्यापारिक संस्थानों का जो संगठन है CII, उसमें जाकर अगर एयर चीफ मार्शल ये बात रखते हैं, MP सिंह ये बात रखते हैं और दावे के साथ कहते हैं 2 महीने बाद, तो आखिर क्या वो सच कह रहे हैं? फिर थोड़ा सा सवाल उठता है मन के अंदर। इंसान हैं हम लोग भी, और ये शक पैदा होता है। इसलिए कह रहे हैं, हम किसी के काम पे, राष्ट्र भक्ति पे, देशभक्ति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है, आप कब्जा करने की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है और अमेरिका घोषणा कर देता है। और अभी 35 बार बोल चुके हैं ट्रंप साहब कि सीज फायर हमने करवाई। आगे क्या हुआ है आप लोग देख रहे हैं। पुतिन साहब से कल बात हुई है, नरेंद्र मोदी जी की। एक वही सहारा है हमारे लिए रशिया, जो पहले भी था, सोवियत संघ के समय भी, आज भी, जिसको अभी पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी किनारे लगा बैठे थे, और जब जरूरत पड़ी तेल की तो फिर वहां हाथ फैलाए, झोली फैलाए, अपने दोस्तों के लिए चले गए। इसकी कहानी दूसरी है। विदेश की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत कुछ आपके सामने रखेंगे, लेकिन हम देश की चर्चा कर रहे हैं, और देश में भी राहुल गांधी की पोल खोल की चर्चा कर रहे हैं। जरा नेहा जी आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं। नेहा जी, क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम से, जो बिहार में SIR चल रहा है, उसको भी इसमें जोड़ लिया जाए? हालांकि SIR पर चर्चा अभी होनी है, दलीलें पेश होंगी फिर से, और आज 9 तारीख आखिरी दिन है हलफनामा दोबारा पेश करने का। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को पेश करना था, शायद हो गया हो, शाम तक खबर आ जाएगी, रात तक, देर रात तक, जिसमें 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं उसकी सूची के बारे में, उसकी लिस्ट के बारे में बताना है चुनाव आयोग को। ADR ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये डिमांड की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था चुनाव आयोग को। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद क्या बिहार के चुनाव पर कोई असर पड़ते हुए देखती हैं आप? इससे पहले कि SIR और राहुल गांधी के खुलासे को मैं आपस में लिंक करके कुछ आउटकम आपके सामने रखूं, जो मेरी समीक्षा है, मैं प्रशांत जी ने जो एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह, उनकी बात को रखा था। मैं एक जो मेरी समझ है डिप्लोमेसी की और स्ट्रैटेजीज की, कोई भी देश जब दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है, और उससे कहा जाता है क्योंकि वो घुटने पर आ गए थे, इसीलिए जो है हमने उनकी अपील जो है, उनकी गुहार जो है वो स्वीकार कर दी। उस वक्त आपने ये रिवलेशंस, जो ये खुलासे हैं, वो क्यों नहीं किए जब दुनिया भर की मीडिया आपको स्नब कर रही थी, जब दुनिया भर में आप थलग हो गए थे, जब दुनिया भर में आपको अपने सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ा था नागरिकों के टैक्स के पैसे से। तो आपकी डिप्लोमेसी में मैं तो ये कहूंगी कि ये जो एयर चीफ मार्शल ने आज खुलासा किया है, वो तो एक और बड़ा लूपहोल है आपकी स्ट्रैटेजी में। ये कौन है लोग जो आपकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो एक के बाद एक जो है औंधे मुंह धराशायी हो रही है। मुझे लगता है कि एयर चीफ मार्शल को
शायद उनको प्रेशर किया गया कि जब वो एक लाइन जोड़ते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रमुख कारण रहा ऑपरेशन की सफलता में, तो पहले उन्होंने जब ये बयान दिया था, ऑपरेशन जब बंद हुआ था, पॉज हुआ था, खत्म तो नहीं हुआ है, तब उनके बयान को देख लीजिए। अब दोनों बयानों को मैं जो आपके दर्शक होंगे उनसे अनुरोध करूंगी कि एयर चीफ मार्शल ने तब जो बयान दिया था और आज जो बयान दिया है, दोनों की तुलना कर लीजिए, आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा कि तब वो सेना की चिंताओं के लिए गंभीर दिख रहे थे, लेकिन आज उनके सुर अलग थे। जी, अब मैं SIR की बात करती हूँ। बिहार में कुछ तो है जिसके लिए ज्ञानेश जी को लगा कि SIR से कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार का जो वंचित है वो बहुत एक्सप्रेसिव है, वो चुप बैठने वाले में से नहीं है। लेकिन हाँ, लीडरशिप की कमी जरूर मैं कहूंगी कि लीडरशिप को वहां पर पूरा जो है कंट्रोल लेना पड़ेगा, विपक्ष को पूरा कंट्रोल लेना पड़ेगा। और राहुल गांधी क्योंकि वो अकेले संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी को यहाँ पर बार बार उपस्थित रहना पड़ेगा, बार बार अपनी जो प्रेजेंस है वो वंचितों के बीच में दर्ज करानी होगी। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर कम भी आए तो तेजस्वी कमान संभाले रखे राहुल गांधी को, क्योंकि वो एक चेहरा बन गए हैं। जिस आंदोलन की बात यहाँ पर पैनल में सभी कह रहे थे, जिस क्रांति की बात सभी कह रहे थे, उसका चेहरा, प्रमुख चेहरा तो राहुल गांधी बन चुके हैं। तो बिहार की धरती से उनको इस आंदोलन को अगले चरण में लेकर जाना होगा, अगले स्तर पर लेकर जाना होगा। और SIR 65 लाख वो मतदाता क्या करेंगे? क्या वो अपने अपने जो बूथ है वहां पर खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे, पुलिस के लाठी डंडों का सामना करेंगे? मैं तो ये दृश्य जो है अपनी कल्पना में ला पा रही हूँ कि वो 65 लाख लोग क्या करने वाले हैं। या फिर वो जो लोग जो बिहार के बाहर रोजी रोटी की मजबूरी में जाते हैं वो आएंगे क्या, या फिर कहीं ना कहीं वो छोड़ देंगे, एक जो हताशा है उसका ही लबादा ओढ़ लेंगे। हालांकि जहां तक मैं बिहार को समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि हताशा की जो है वो लबादा ओढ़ेंगे, बल्कि वो खुलकर मुकाबला करेंगे। और यही वजह है कि बीजेपी अभी तक बिहार की धरती को फतेह नहीं कर पाई और शायद आगे भी नहीं करेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिहार में ये सही बात आप कहीं कि अभी तक बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठ पाया, बन पाया। आखिर क्या कारण है? अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई आज तक। क्या SIR इसीलिए है? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ फिर से मैं आना चाहता हूं। बिहार हो चाहे देश की सियासत, क्योंकि अब लगातार बिहार के चुनाव के बाद आप देखिए 2029 तक लगातार इलेक्शन है, हर साल है। 2026 में आप देख लीजिए 5 राज्यों के इलेक्शन, फिर 2027 में 5 राज्यों के इलेक्शन, 2028 में इलेक्शन, फिर वैसे ही 4-5 राज्यों के, फिर 29 में विधानसभा और लोकसभा। सब हो सकता है कि उससे पहले इलेक्शन हो जाए लोकसभा के, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या इसमें राहुल गांधी, अगर जो आखिरी सेंटेंस में कह रहा था, हो सकता है कि 2029 से पहले इलेक्शन हो जाए, मध्यावधि चुनाव हो जाए, इन सब की बातें भी, इन सब की सुगबुगाहट चल रही है। राहुल गांधी को कहां देखते हैं प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, 2029 की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि जो मोदी जी का शगुफा था 1 नेशन 1 इलेक्शन का, वही अब फ्लॉप होने जा रहा है। लोगों को समझ में आएगा कि आप इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर के आ रहे हैं कि एक बार खेल करिए, डब्बा गोल, 5 साल के लिए फ्री हो जाइए। कहां हर महीने और हर साल आपको ये खेल करना पड़ रहा है कि बिहार में SIR कराएंगे, कर्नाटक में कौन सा खेल करेंगे, महाराष्ट्र में कौन। अगर ज्ञानेश कुमार और बेचारे दूसरे कुमार कब तक ये करेंगे? तो एक ही बार में खेल कर लिया जाए। तो एक तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला शगुफा गया। नंबर 2, एक चीज मैं भी थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, प्रशांत जी ने उस बात को उठाया MP सिंह जी वाली। एयर चीफ मार्शल आज ही क्यों कह रहे हैं? जरा टाइमिंग आप देखिए, बाकी मैं बात नहीं कहूंगा। राहुल गांधी ने जो कल आरोप लगाए हैं, क्या उस पूरे खबर को दबाने के लिए राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ी जा रही है? और मुझे पूरा विश्वास है, अब तो चूंकि हम लोग तो गोदी मीडिया के चैनल्स देखते नहीं हैं, लेकिन सारे चैनल्स पर यही खबर चल रही होगी। ऐसा अगर पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गया
कि जीत उसकी हुई है और तब तक खामोशी रही, पार्लियामेंट में ये चीजें नहीं गई, तो अब साहब राष्ट्रवाद के तले छुप रही है बीजेपी सरकार और राहुल गांधी को किसी तरीके से वो खबर ना बने और ना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो नसों तक पहुंच गए उस खबर को लेकर के। अब ये जो घपला घोटाला है, महा घोटाला, जिसको मैं भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला कह रहा हूं, ये लोगों की रगों तक पहुंच गया है। अब आप उसको रोक नहीं सकते। 18-19 करोड़ लोगों ने कल देखा वो एक जगह से, लेकिन कितने प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे वो वीडियो। सोशल मीडिया पर 80% यही खबरें चल रही थी। मुझे लगता है कि कम से कम 70% लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि खेल वोट चोरी के जरिए हो रहा है। अब मध्यावधि चुनाव और आप 29 तक लेके, मैंने तो अभी कहा था कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। कल वो तस्वीर जो बिहार की है, अब मुझे नहीं पता कि वो कब की है, आप जरा दुरुस्त करिएगा। अमित शाह के बगल में नीतीश कुमार बैठने वाले हैं और वो पीढ़े पर नहीं बैठते हैं, कुर्सी मंगवाते हैं। शायद आज की है या कल की है। वो पूजा करने गए थे मंदिर में, जो शिलान्यास करने गए थे, वहां की तस्वीर है। उसी में जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया, उसी में नहीं बुलाया जी। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना कुर्सी के काम नहीं चलेगा, पीढ़े पर बैठने वाले नहीं है। ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं है जो स्टूल पर बैठ जाए। तो बिहार में अब वो चीजें स्पष्ट होने लगी। अभी तो ये चल रहा था कि साहब सब कुछ मोदी जी करेंगे। जो लोग कह रहे थे ना साहब मोदी जी के ब्रांड पर वोट मिल रहा है, मोदी जी के भाषण पर वोट मिल रहा है, देखिए लोग मोदी 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 कर रहे हैं, इसी से वोट आ रहा है। और हो क्या रहा था, जो सरकारी बसों में आप भर करके ला रहे थे, लोग मोदी जी का भाषण छोड़ करके घर को जा रहे थे, तो वो वोट देने जाएंगे। तो अभी तो तमाम सहयोगियों को ये लगता था कि मोदी जी बेड़ा पार करेंगे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो अब जब राम जी ही फंस गए हैं, अब मोदी जी ही फंस गए हैं, खुलासा हो गया है कि बेड़ा कैसे पार हो रहा था, तो अब तो हमें लगता है कि वो जिसके लिए कह रहे थे कि मछुआरे, अब मछुआरे को समझ में आ गया कि मोदी जी की नाव में ही छेद है, तो अब करिए पार, कैसे पार होगा। और ये समझ में आ गई है बात। मध्यावधि छोड़ दीजिए, आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, बहुत देर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महीने 2 महीने के बाद आप जरा चंद्रबाबू नायडू को टटोलिएगा, उनकी नैतिकता कुछ जागी कि नहीं जागी। नीतीश कुमार ने कुर्सी पकड़ ली और नीतीश कुमार के बारे में सब जानते हैं कि अगर 1-2 घंटे भी अगर वो ठीक ठाक रह गए तो बहुतों को ठिकाने लगा देते हैं। तो अब बिहार में भी आप बिहार के नतीजे का इंतजार बस कीजिए। मैक्सिमम बिहार चुनाव के नतीजे के बाद उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। और जो एसआईआर में बेईमानी की जा रही है, अगर ये दुरुस्त हो गई तो नतीजे हमको भी पता है, आपको भी पता है कि क्या होने जा रहा है, और अब तो पूरे देश को पता है। मैं ये बात लंबे समय से कह रहा हूं, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। आज नेहा जी ने उस बात को रेखांकित किया कि 2019 के बाद बीजेपी कोई भी इलेक्शन नहीं जीती है फेयर तरीके से। 2019 का लास्ट इलेक्शन था बीजेपी का जो वो जीती। नंबर 2, अभी जो खेल होने जा रहा है, अब इस खेल में जितना आप कर पाएंगे, हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी के पास अब कितना बेस बचा है। 18% से ज्यादा वोट नहीं है आज की तारीख में बीजेपी के पास, ओनली 18%। इस वोट के दम पर मोदी जी चुनाव नहीं जीत सकते, ये सब जानते हैं। लेकिन ये 18% 36 कैसे होता है। अब आप उत्तर प्रदेश में बखूबी आप पता कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, बनारस का तो मैं ही बता सकता हूं, कितनी गाड़ियां गुजरात से आकर के पहुंची हुई थी चुनाव में, मोदी जी के हर चुनाव में गई।
और लोग ये कहते थे कि साहब आरएसएस के वर्कर्स हैं जो मोदी जी के चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव मैनेजमेंट के लिए। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक शहर में कितनी गाड़ियां हो सकती है साहब चुनावी मैनेजमेंट के लिए, जब पूरा प्रशासनिक अमला आपका हो और उत्तर प्रदेश का भी पूरा पार्टी का जो सिस्टम है वो लगा हुआ हो। फिर साहब बाहर से गाड़ियां आने का क्या मतलब? कतार लगती थी, लंबी कतार, 500 600 गाड़ियां स्कॉर्पियो न्यू ब्रांड उठ करके आती थी और चुनाव में वो वापस जाती थी। ऊपर सामान लदा हुआ है, माल लदा हुआ है। ये सब क्या हो रहा था उन गाड़ियों में? जो लोग आ रहे थे वो यहां क्या भजन पूजन करने के लिए आ रहे थे चुनाव में? ये इतने सारे प्रमाण जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इस तरह का कोई डेटा, इस तरह का कोई प्रमाण नहीं था, साक्ष्य नहीं था जो राहुल गांधी लेकर के आए। और अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि सारा खेल आंखों में धूल नहीं, मिर्चा झोंक करके हो रहा है जी। तो जब मैंने कहा ना कि जन विश्वास जब उठ जाता है सरकार पर, तो सरकार कितने दिन चले। आज एक कॉन्फिडेंस देख लीजिए मोदी जी का। आप तो दिल्ली में है, थोड़ा जल्दी दिखाई दे जाएगा। अमित शाह का देख लीजिएगा, तो 56 इंच कितने इंच में अब तब्दील हुआ है। रहते कहाँ हैं? दिल्ली रहते नहीं, वो तो विदेश में रहते जी। आजकल बेचारे। आप इस समय कितने सदमे में होंगे मोदी जी। ट्रंप का अलग से, शी जिनपिंग का अलग से, राहुल गांधी का अलग से। तो ये जो चल रहा है, मोदी जी हमें लगता है कि अब जल्दी ही विदाई लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव का इंतजार उनको होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके पहले ही एक बड़ा उलटफेर ये देश देखेगा। क्योंकि ये देश, जिसको प्रशांत जी ने कहा, इसके डीएनए में डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी ऐसे नहीं मिल गई है इस देश को। 90 साल तक स्वाधीनता आंदोलन चला है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, 9 साल की जेल नेहरू जैसे लोगों ने, और जिनको मुफ्त में मिली थी वो ये कर रहे थे। जो अंग्रेजों के साथ थे वो उन्हें मिल गई तो वो ये कर रहे थे। उनका एक ही काम था कि डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया जाए जी। लेकिन जो हुआ इस देश में, जो 70 साल ये कहते हैं ना, 70 साल में जो वैचारिकी डेमोक्रेसी की जो मूल्य, जो संवैधानिक मूल्य, जो सामाजिक न्याय, धनंजय जी बार बार इस बात पर चोट कहते। धनंजय जी ने कहा ब्राह्मण सब मनुवादी नहीं होते। धनंजय जी, ये खेल मनुवाद का है। तो थोड़ा सा ये आरएसएस वाले ब्राह्मण और बाकियों ब्राह्मण थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। जो खेल चल रहा है ये असल में मनुवादी लोग हैं, ये संविधान को नापसंद करने वाले लोग। धनंजय जी जैसे लोग तो सामाजिक न्याय की बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा हमसे दूर बैठे हैं, मुंबई में, तो वो लड़ाई जो सड़क पर है उसमें एक बड़ा, आप ये कहिए, एक बड़ा गंभीर किस्म का डिस्कोर्स राहुल गांधी ने जोड़ दिया। और ये डिस्कोर्स अब दबने और झुकने वाला नहीं। ये जो झूठ पर, प्रपंच पर, छद्म पर, ये जो राजनीति के जरिए सत्ता में पहुंचे लोग हैं, उनकी कुर्सियां छीनने का समय आ गया। दिनकर की जो पंक्ति है, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। अब ये जनता में, जनता को नागरिक और जो बना दिया है राहुल गांधी ने, वो आप देखिएगा कि क्या करिश्मा करता है। 29 बहुत दूर है, हमें तो इंतजार अभी 26 का है। खेल तो 26 में होने जा रहा है राजीव जी। 25 बीतने का इंतजार, 26 का इंतजार कह रहे हैं। और प्रोफेसर रविकांत जी, और सचमुच एक अलग तरह की लड़ाई। आप धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आऊँगा। और देखिए तार, कुछ डॉट्स, जैसे प्रशांत जी डॉट्स मिलाते हैं, जरा डॉट्स मिलाएं तो आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा उस राहुल गांधी की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद न्याय की जब बात आती है तो उनके उस न्याय यात्रा में आप दोनों साथी रविकांत जी और धनंजय जी कई जगह दोनों एक साथ रहे हैं। दोनों भले कोई लखनऊ में है, कोई मुंबई में है, उसके बाद भी कई जगह मिले हैं आप लोग, तो वो भी देखा है। और अब पोल खोल, एक्सपोज,
क्या ये उस दिशा, और जिस बारे में कह रहे हैं यहाँ प्रोफेसर रविकांत जी कि ये अब 2026 में देखिए बहुत कुछ हो सकता है, उस करीब पहुंच चुके हैं क्या राहुल गांधी? उस करीब पहुंच चुका है क्या इंडिया गठबंधन? आपको भी लगता है, दिखता है? या बिहार से सब कुछ बदल जाएगा? SIR तो हाथ में है, अपनी मुट्ठी में है पूरे मतदाता, अब कोई पोल खोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं देंगे, आप स्कैन तक नहीं कर पाएंगे, कर लो, लिख लो, यही होगा। जी, एक तो पहले रवि भाई जो बोल रहे थे कि ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण का मतलब मनुस्मृति के उस ब्राह्मण से जोड़ता हूं जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों को सजा नहीं दी जा सकती। बाकी तो नेहा जी भी हैं, नेहरू भी ब्राह्मण ही थे, ढेर सारे गोखले ब्राह्मण थे, अमलेंदु जी बैठे हैं, अमलेंदु जी भी बैठे हैं, अमलेंदु जी भी बैठे हैं। मैं उनको भूल जाता हूँ, मैं उनको सामाजिक न्याय वाला समझ देता हूँ, लेकिन वो भी ब्राह्मण ही है, बिल्कुल सही है। खैर, जो आप कह रहे हैं राजीव भाई, थोड़ा सा मैं उसको आगे ये बढ़ाऊं कि आप याद कीजिए, जो गांधी जब आए देश में तो उनको कहा गया कि भैया पहले देश घूमो, देखो भारत क्या है, और वो यात्रा पे निकले, चंपारण गए, चंपारण में उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद कहा जाता है कि आम आदमी जुड़ गया देश के स्वतंत्रता संग्राम से, गांधी के पीछे हो लिया सब। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं से अतिशयोक्ति को न माने कि मैं महात्मा गांधी और राहुल गांधी के बीच कोई सूत्र ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं प्रेरणा के तौर पे जरूर ढूंढ सकता हूं कि राहुल गांधी उस पथ को, उस दिशा को, उस रोशनी को तलाश करते हुए निकले हैं, और वो उसकी तरफ बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। कि राहुल गांधी को भी आपके चैनल पे कितनी बार हम लोगों ने कहा, प्रशांत भाई वगैरह सब लोगों ने, कि हम तो बार बार बोलते थे कि राहुल जी कहाँ दिल्ली में बैठे हैं, छोड़िए ऐसी सड़क पे निकलिए, और उसके 6 महीने के बाद सड़क पे निकले और परिणाम सबके सामने। बिहार में भी जब मिले थे तो हमने यही कहा था कि भाई अब बोलने दीजिए लोगों को, नेताओं के बोलने का टाइम हो गया, आप बोलने दीजिए लोगों को। और देखिए जो राहुल गांधी ने ये जो मतदाता वाला जो खोला है पर्चा, एक तो देखिए इस बीच उन्होंने ढेर सारे लोगों से मुलाकात की, दशरथ मांझी जी के बेटे का घर बना के दिया, उनको साथ लेकर के बहुत जगह चले, वो सिंबॉलिक हालांकि मैं मानता हूं, लेकिन चेतराम और कौन कौन लोग, सब्जी वाला वो व्यक्ति, वो और क्या किस किस से मिले, हर तरफ मिले, हर तरफ गए, सबसे मिल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आम आदमी के बीच खड़े हैं। और आप देखिए कि पिछला जो वकीलों का जो भाषण, वकीलों के प्रोग्राम में जो उन्होंने बोला, कितना उत्कृष्ट बोला, कितना बढ़िया बोला। और राहुल गांधी को अब तो सब लोग कह रहे हैं कि यार बोलता बहुत बढ़िया। हमने तो कहा, हम तो बहुत पहले से हम रीड कर रहे थे और हमें लगा था कि इस आदमी में कोई दृष्टि है, और ईमानदार व्यक्ति जो होता है ना, हो सकता है कई बार तलवार दुधारी चला देता है, कुछ अपने लोग भी कट जाते हैं उसमें, लेकिन ईमानदार व्यक्ति फाइनली ईमानदार होता है, और वो ईमानदार कोई गलत काम नहीं करता। जो उन्होंने किया है, ये पोल खोल जिसको कह रहे हैं आप, मतदाता सूची की बात, मैं तो सोच रहा था कि चुनाव आयोग उनको जो है साधुवाद देगा और सम्मानित करेगा कि अरे भाई यही तो राहुल जी हम कर रहे थे बिहार में, हमें लगा था कि बड़ी गड़बड़ी है, और देखिए बिहार में भी ढेर सारे लोग, लेकिन वो आप करो तो ठीक, राहुल जी ने कर दिया तो गड़बड़। लेकिन राहुल जी ने किया था, वो जनता को भी महसूस हो रहा था कि ये किए जाने की जरूरत है। और एक और बड़ी अच्छी बात राहुल जी ने कही कि ईवीएम की बात नहीं है, बैलेट की बात नहीं है, बात यह है कि मतदाता सूची ही गड़बड़ है, ढेर सारे लोगों को गलत तरीके से लाया गया है। इसको अब बोल रहा है चुनाव आयोग कि हम प्योर मतदाता सूची बिहार में बना रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी बता रहे हैं कि आपके प्योर में कितना घोटाला है। जैसे आज की तारीख में प्योर घी, प्योर दूध, प्योर क्या क्या मिलता है, क्या हर जगह मिलावट है, और अब तो 30% मिलावट सरकार ने अलाउ कर दिया कि भैया मिला लो। तो मुझे लग रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो आम आदमी को अब समझ में आ गया है। इसलिए देखिए, चाहे आपका कमेंट बॉक्स हो या मेरा कमेंट बॉक्स हो या सड़क पे कई लोग बोल रहे हैं, अब वो भक्त जो है, जो आंख मूंद करके राहुल गांधी को गाली देते थे, वो दिखाई नहीं पड़ते, उनको मुंहतोड़ जवाब लोग देते हैं। और उनको भी महसूस हो रहा है कि ये जो आरएसएस और मोदी जो जिस रथ को लेकर के निकले हैं, वो रथ फाइनली सबको रौंद देगा, सबके अधिकारों को रौंद देगा। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण संविधान में जो मैं मानता हूं वो अधिकार की बात है, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उन अधिकारों की बात राहुल गांधी करें, क्योंकि अगर आपके पास वोट देने का भी अधिकार नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा।
बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस रास्ते चले हैं, अब ये रथ रुकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता रथ, इस रथ बहुत ये जब तक मुश्किल, राज्यारोहण तक नहीं पहुंचेगा, सिंहासन तक नहीं पहुंचेगा, वो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तब तक ये रुकेगा नहीं जी। बहुत मुश्किल वक्त है बीजेपी के लिए, बीजेपी के समर्थकों के लिए, बीजेपी समर्थित मीडिया के लिए। और पिछले 3 दिनों से आप देख रहे होंगे, आज 3 नहीं बल्कि 2 दिनों से, 7 तारीख को राहुल गांधी ने खुलासा किया, उसके बाद से मीडिया के लोग बहुत परेशान हैं। जो कह रहे थे, आप में से ही कोई साथी कह रहे थे कि खोजी पत्रकारों की संख्या अब बढ़ गई है, और लेकिन उनका निशाना सही जगह पे नहीं लग रहा है। खोजी पत्रकारिता चल रही है, किसी भी ढंग से कोई पाठशाला चला रहा है, कोई कुछ और चला रहा है, कोई गुरुकुल चला रहा है, लेकिन कोशिश उनकी यही है कि जो राहुल गांधी ने कहा है उसको गलत साबित किया जाए। सही गलत साबित करने की बात यहां नहीं है दोस्तों, बात यहां साफ साफ है कि अगर देश का लोकतंत्र जिंदा नहीं बचेगा तो आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देगी। इसलिए थोड़ा सा अपने ज़मीर को जिंदा कीजिए, जगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, धनंजय जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोगों ने मनाया होगा, और उसके बाद शाम को इतनी संख्या में आप लोग जुड़े, हमारी बातों को आप लोगों ने सुना, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने विचारों को यहाँ तक लिखा, पहुँचाया, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं कि हमारी डीबी लाइव की पैनल के सभी वरिष्ठ और युवा पत्रकारों एवं राजनीतिक विश्लेषकों ने विपक्ष से जनता के बीच जाने का आह्वान किया था, इसे सुनकर विपक्ष जनता के बीच जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, नरसिंह कुंदलवाल साहब, आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा, कई साथी कहते हैं कि अरे आप तो कह रहे थे कि हरियाणा में अपने कारण बीजेपी कांग्रेस हारी, वहाँ महाराष्ट्र में हारी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, जो पोल खोल कर रहे हैं आज राहुल गांधी, ये काम अगर हरियाणा महाराष्ट्र से पहले, जब महाराष्ट्र, जो सवाल आप लोगों में से किसी ने उठाया था कि आखिर शरद पवार ने आज ये बात क्यों कही कि 2 लोग आए थे और कह रहे थे कि 160 सीटें हम जिता देंगे महाराष्ट्र की 288 में से, और उस समय क्यों नहीं कही आज राहुल गांधी। 2 बातें यहाँ आती हैं, एक तो ये कि कोई तो है जो बाहर निकल रहा है, हिम्मत कर रहा है। राहुल गांधी कन्विक्ट हुए, उनको 2 साल की सजा हुई, उसके बाद उनकी सांसदी चली गई, लेकिन हिम्मत राहुल गांधी नहीं हारी। कितने नेता हैं जो राहुल गांधी के रास्ते पे, उनके पथ पे चलते हैं, कितने नेता हैं जिनमें इतनी हिम्मत है कि चलो जो करना है कर लो, लेकिन मैं सच का राह नहीं छोड़ूंगा। राहुल गांधी में है, और राहुल गांधी ये कर दिखाया है राहुल गांधी ने, और इसीलिए उनसे उम्मीद भी की जाती है। और इसीलिए अब उनका साथ देने के लिए शरद पवार जैसे लोग, कद्दावर नेता, जिन्होंने कभी कांग्रेस से बगावत कर अपनी पार्टी बनाई थी, शरद पवार, आप याद कीजिए, वैसे नेता राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। ममता बनर्जी भले आए ना आए, लेकिन अपने भतीजे को लगातार भेज रही हैं राहुल गांधी की हर मीटिंग में। आखिर क्यों? अभी राहुल गांधी ने घर पे डिनर पार्टी दी, वहां भी अभिषेक बनर्जी आए। आखिर क्यों? आज एक स्थापित नेता राहुल गांधी बनते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। 20 साल से सांसद हैं, और हमने उस समय चाहे हरियाणा हो महाराष्ट्र हो, इसी अलर्टनेस के लिए कहा था, इसीलिए कहा था कि आप निकलिए, कांग्रेस के लोगों निकलो, देखो चोरी हो रही है। हम सड़क पे घूमते हैं, जूते चप्पल घींचते हैं, धूल खाते हैं, गर्मी झेलते हैं, और वहां से कलेक्ट करके आते हैं जो इंफॉर्मेशन, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यही इंफॉर्मेशन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, विपक्षी तमाम दूसरे दलों तक भी और बीजेपी तक भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल्स के जरिए जाते हैं। तो वहां पे आप अलर्ट पहले नहीं थे, अब हो गए, अब आप निकाल रहे हैं, चाहे वो महादेवपुरा का, वहां कर्नाटक का बेंगलुरु सेंट्रल की विधानसभा हो, वहां से ही आपने शुरुआत की, लेकिन आपने अच्छी शुरुआत कर दी है। यहां रुकने की जरूरत नहीं है। अगर रुक गए तो बिहार का चुनाव हाथ से निकल जाएगा। बिहार का चुनाव आपकी जेब में है, विपक्ष की जेब में है, लेकिन आपकी जेब में पहले से हाथ लगाकर बैठी हुई है बीजेपी, हाथ लगाकर बैठा हुआ है उनका साथ देने वाला चुनाव आयोग, खुले तौर पर कह रहा हूं। इसलिए यहां लड़ने की जरूरत है। एक लड़ाई आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की जरूरत है, और इस लड़ाई में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकीलों को लड़ने की जरूरत है, जो 12 और 13 तारीख को, मंगलवार और बुधवार दोनों दिन
पहले से बुक कर लीजिए, रिजर्व कर लीजिए। दिन भर जब तक ये दलीलें वहां पेश की जाएंगी, दलीलों की एक एक परत हम खोलेंगे, आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आएंगे। दिन में आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग देखते हैं। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, जिसमें हम भी सहभागी हैं, हम भी उस मुहिम में हिस्सा हैं। और क्यों ना हो, खुले तौर पे मैं कह रहा हूं, हिस्सा हैं हम। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देगी, हमको भला बुरा कहेगी कि आपने क्या किया, आपने हमारे लिए वो रास्ता नहीं रखा, कुछ बचा के नहीं रखा। पेड़ों को काट रहे हैं, दुनिया को वीरान कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो फिर आप दफन हो जाओ। क्या आप चाहेंगे ऐसा? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए इस मुहिम में जुड़ने की जरूरत है। और सैल्यूट टू राहुल गांधी कि कम से कम उन्होंने ये कदम उठाया हुआ है मजबूती के साथ। तो दोस्तों, बहुत आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जावेद खान साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नरसिंह कुंदलवाल साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जावेद खान लिख रहे हैं, डीवी लाइव जिस तरह देश के लिए निष्पक्ष खबरें और मुद्दे उठा रहा है वो काबिल तारीफ है। डीवी लाइव की पूरी टीम के जज्बे को सलाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद खान साहब। और नगेंद्र राय साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल वैद्य हमारे साथ हैं, और नईम खान साहब बने हुए हैं, अर्पिता धर हैं हमारे साथ यूट्यूबरों, और ऐसे ही उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव शर्मा जी हैं हमारे साथ, और जसवंत दबाज साहब भी हमारे साथ में हैं, और भास्कर शर्मा जी, पुतिन जिनपिंग किंगजोन नहीं चाहिए। भाई साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भास्कर शर्मा जी, बहुत सही आपने कहा। और उमर अंसारी जी भी हैं हमारे साथ में, जसल दलजीत जी, और उमर अली साहब, तुषार लोखांदे जी, नमस्कार आपको। HG पटारिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, और हरीश थापलियाल साहब हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपको। अशोक शर्मा जी और अर्पिता धर, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बधाई। अर्पिता धर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको भी। और उमेर गेमिंग भी, और लाइफ ऑफ बैलेंस भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। और अभिषेक यादव जी, सरकार चेंज होनी चाहिए लिख रहे हैं। और रवि रेड्डी भी हमारे साथ हैं, इंगले, रवि रेड्डी इंगले भी हैं हमारे साथ। हेमपंत साहब हैं हमारे साथ, और मोहम्मद मुकीम, हरीश थापलियाल, AK, और रास्ता गाइड, अब्दुल सलाम सिद्दीकी भी हैं, थैंक यू आपको भी। भास्कर जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जोशी जी बहुत शुक्रिया। राजीव शर्मा जी गुड नाइट। आप तमाम साथियों, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चर्चा में जुड़े, कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़िए और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।